ओके, पेज नंबर 1, टैक्स क्रेडिट्स। चैरिटी वाला हमने टैक्स क्रेडिट पढ़ा था और हमने कहा था ये टैक्स क्रेडिट हर बंदे को नहीं मिलेगा, ये उसको मिलेगा जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज हो या गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल हो या ये नॉन प्रॉफिट इदारा हो। सेक्शन 62 टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस। कल भी हमने टैक्स खरीदने पे उसे टैक्स शेयर्स खरीदने पे टैक्स माफ किया था। पढ़ते हैं अ रेजिडेंट पर्सन अदर देन अ कंपनी। तो भाई ये बेनिफिट सिर्फ दो लोगों को अवेलेबल है। लेफ्ट पे लिख लें रेजिडेंट इंडिविजुअल को और रेजिडेंट एओपी को। ये बेनिफिट सिर्फ दो लोगों को अवेलेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को और रेजिडेंट एओपी को। भाई रेजिडेंट कंपनी को ये बेनिफिट नहीं है, क्यों? अ रेजिडेंट पर्सन अदर देन अ, और नॉन रेजिडेंट्स को तो सिरे से ही ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। क्यों? आ रेजिडेंट पर्सन, आ रेजिडेंट पर्सन। ओके, अच्छा जी 61 में आए जरा। ये चैरिटी अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने दे दी नॉन प्रॉफिट इदारे को या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को, उसे भी टैक्स माफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 61 में लिखा हुआ है आ पर्सन, आ पर्सन लिखा हुआ है या आ रेजिडेंट पर्सन। तो सेक्शन 61 का खुला दिल है, कहते हैं पर्सन। सेक्शन 62 का तंग दिल है, कहते हैं आ रेजिडेंट पर्सन। A resident person other than a company shall be entitled to a tax credit for a tax year either। असल इधर इसमें इसलिए लिखा है कि इसमें ना नीचे तीन किस्म के टैक्स क्रेडिट्स हैं, 1 2 3, तीन किस्म के टैक्स क्रेडिट्स हैं। नंबर 1, if it has acquired, टाइम पे आएगा, if it has acquired new shares offered to public by a public company लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। अगर आपने शेयर्स खरीदे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी से, फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बता दें भाई, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदने से बेनिफिट मिलेगा? नहीं। अच्छा, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराया हुआ, उसके शेयर खरीदने पर टैक्स माफ होगा? इफ इट हैज एक्वायर्ड न्यू शेयर्स ऑफर टू पब्लिक। अच्छा, एक कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और उसने शेयर लॉन्च कर दिए थे, अब वो चलते चलते आपने खरीद लिया अब किसी बंदे से, फिर आपको टैक्स माफ होगा? नहीं। शेयर्स का भी नया होना शर्त है। पढ़ें, इफ इट हैज एक्वायर्ड न्यू शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक, जिसको आप कहते हैं ना आईपीओ कहते हैं, क्या लॉ में लफ्ज पढ़े, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली दफा जो ऑफर हो पब्लिक को, ये सिर्फ तब अवेलेबल है। असल में कंपनी नई बनती थी, नए शेयर इकट्ठे करती थी, लोग डरते हुए पैसे नहीं लाते थे। जब लोग डरते हुए पैसे नहीं लाते थे तो लॉ मेकर ने इनकरेज करने के लिए कहा अगर कंपनी के पहली दफा कोई शेयर खरीदे तो उसको हम टैक्स माफ कर देंगे। ये जो आजकल वैसे स्टॉक एक्सचेंज पे लोग जाके शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, ये कोई पहली दफा कंपनी से नहीं खरीद रहे होते, ये किसी पुराने ओनर से खरीद रहे होते हैं, उस पर यह बेनिफिट नहीं है। इफ इट इज एक्वायर्ड न्यू शेयर्स ऑफर टू पब्लिक बाय अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, द पर्सन शुड बी द ओरिजिनल अलॉटी ऑफ द शेयर्स। अलॉटी मीन्स कि उन शेयर्स पे उसका नाम आ रहा हो, साबित हो कि ये उसी के शेयर्स हैं। जी भाई, थर्ड लास्ट रो में आए। द पर्सन शुड बी द ओरिजिनल अलॉटी ऑफ शेयर्स। और हाँ, थोड़ा सा बेनिफिट मेरे भाई और है, यहाँ पे इसने ना जरा रिलैक्स किया है, थोड़ा सा बेनिफिट और है। वो ये कि कुछ कंपनीज ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने ओन की हुई थी, कुछ कंपनीज ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने ओन की हुई थी। जब वक्त गुजरा तो लोगों ने कहा, टाइम पे आया करें,
तो लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा कंपनीज ओन की हुई है, सारा सरमाया गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो गवर्नमेंट अपने कैश को रिलीज करे। तो गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को डिसओन कर दिया था और उन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया था। प्राइवेटाइज का मतलब ये कि अब उन कंपनीज के ओनर गवर्नमेंट नहीं है बल्कि हम और आप लोग हैं। तो अगर उस स्कीम के दौरान एक इदारा बनाया गया था जिसका नाम था प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर उस इदारे से जाके आप शेयर खरीद लें तो भी आपको टैक्स माफ हो जाएगा। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट टैक्स क्रेडिट है। और इट हैज एक्वायर्ड शेयर्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या इसने प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शेयर खरीदे। नेक्स्ट, ये लिख लें, ये ओल्ड शेयर्स थे, ब्रैकेट में बेशक लिख लें, ये ओल्ड शेयर्स थे, ये तो पुराने थे, गवर्नमेंट ने पता नहीं कब के खरीदे हुए थे, बल्कि गवर्नमेंट ने खुद ही कंपनी बनाई हुई थी, तो ये शेयर पुराने थे काफी, लेकिन गवर्नमेंट की ओनरशिप से अब ओनरशिप आपके हाथ में आ गई, इसको कहते हैं प्राइवेटाइज हो गई। ओके, पॉइंट नंबर 2, ऑन कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सुकूक्स। भाई सुकूक शेयर का ही दूसरा नाम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक फ़र्क है, सुकूक की डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपने इसी सेक्शन के तहत टैक्स माफ़ कर देना। ऑन कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सुकूक्स offered to public by a public company listed on a stock exchange in Pakistan, the person should be the original lottery of sukuks. Point 3, लाइफ इंश्योरेंस। अगले सफ़े के टॉप पे हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको नहीं अभी देखना, ये लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसका मैकेनिज्म क्या है इसको बाद में देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में ये फ़र्क है कि लाइफ इंश्योरेंस में आप अभी जिंदा होंगे नहीं, आपकी डेथ हो जाएगी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले आपके घर वालों को पैसे देते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस में यह है कि आप बीमार हो गए हैं और आपने ऑपरेशन करवाना है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसे देते हैं। उसका प्रोसीजर ये होता है कि ये 2015 का साल है, ये 2016 का साल है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को ₹1,00,000 जमा कराया, अब आप बीमार नहीं हुए तो वो आपका ₹1,00,000 डूब गया। अगले साल आपने इंश्योरेंस कंपनी को ₹1,00,000 जमा कराया, अब आप बीमार नहीं हुए, आपका ₹1,00,000 डूब गया। आपने कहा पता नहीं यार मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है, बीमार नहीं हो रहा मैं। आपने 2017 में इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो ₹1,00,000 जमा कराया और 2017 में आप बीमार हो गए और आपके दिल का इलाज हुआ और उस पर 14 लाख का खर्चा आया, 14 लाख का खर्चा। अब वो 14 लाख का खर्चा आगे आए सेकंड लास्ट रो में आए, टाइम पे आया करें ना, ये इस तरह खड़े होकर तो सबको डिस्टर्ब करेंगे आप। अच्छा, अब 14 लाख का खर्चा आया इलाज के ऊपर। जब 14 लाख का खर्चा आया तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, आपने कहा 14 लाख दो। इंश्योरेंस कंपनी देती है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ और लोगों के भी लाख पड़े होते हैं जो इस्तेमाल नहीं होते, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 14 लाख रुपया दे देगी। उस 14 लाख का क्या करना है ये अभी हमारे स्कोप में नहीं है। मेरा सवाल है कि हर साल ₹1,00,000 जमा कराने पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जवाब उसका ये है हर साल आपको ₹1,00,000 जमा कराने पे टैक्स माफ होगा, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में टैक्स माफ किया था। इसका नाम होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका नाम क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम। जी लास्ट रो में जाके बैठे, फिर मैं 10 मिनट बाद आपको आगे बुलवाऊंगा लेट आने की वजह से। लास्ट रो में जाके बैठे, ओके। तो भाई फिर आपको जो है वो हर साल लाख रुपए जमा करवा रहे हैं, इस पे आपको गवर्नमेंट टैक्स माफ कर देगी। पढ़ें, ऊपर से मिला के अ रेजिडेंट पर्सन अदर देन अ कंपनी शिल बी एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट फॉर अ टैक्स ईयर। आपको किसी साल टैक्स माफ हो जाएगा। टैक्स माफ किस चीज पे होगा? फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू अ लाइफ। कितना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को? ₹1,00,000। 61 में चैरिटी पे कर रहा था। एक बार याद रखिएगा, ये जितने भी सेक्शन है ना, इनमें आपकी जेब से कुछ जाएगा तो गवर्नमेंट टैक्स माफ करेगी। 61 में आपकी जेब से चैरिटी जा रही थी, 62 में आपकी जेब से नए शेयर खरीदने के पैसे जा रहे थे, और 62 में ही आपकी जेब से ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसे जा रहे हैं। वो जो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए उसकी बात इधर नहीं करनी, वो 14 लाख छोड़े,
हमारा सिर्फ क्या कंसर्न है, हमने पे किए इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पे किए? हमने जो पे किए हमारे लिए 4 एलिमेंट है फिलहाल। फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड बाय SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इदारा है। ओहो कंजूस दर कंजूस, यहां पे एक और कंजूसी। अगर वो बंदा सैलरी या बिजनेस इनकम कमा रहा है फिर, वरना नहीं। अगर वो बंदा सैलरी या बिजनेस इनकम कमा रहा है फिर उसे टैक्स माफ होगा, वरना टैक्स माफ नहीं होगा। अच्छा, सैलरी और बिजनेस दोनों कमाना जरूरी है या सैलरी या बिजनेस? अच्छा, गौर से जवाब देने। अगर सिर्फ कैपिटल गेन कमा रहा है तो लाइफ इंश्योरेंस वाला टैक्स माफ होगा। अगर सिर्फ अदर सोर्स कमा रहा है तो लाइफ इंश्योरेंस वाला टैक्स माफ होगा? नो। अगर सैलरी और अदर सोर्स कमा रहा है तो लाइफ इंश्योरेंस वाला टैक्स माफ होगा? जी, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। अच्छा, अगर सिर्फ अदर सोर्स कमा रहे तो ऊपर शेयर्स वाला टैक्स माफ होगा? शेयर्स वाला, हाँ वो हो जाएगा, क्योंकि 3 वाले के साथ अटैच है सैलरी और बिजनेस। तो ये भी बड़ी मजे की बात है। लाइफ इंश्योरेंस वाले लफ्ज के साथ अटैच है सैलरी और बिजनेस। इसका मतलब है अगर आप खाली कैपिटल गेन इनकम कमा रहे हैं या खाली अदर सोर्स कमा रहे हैं और आप ऊपर 1 और 2 वाला टैक्स रेट लेना चाहते हैं, यू कैन, बट 3 वाला टैक्स रेट आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए यू हैव टू अर्न सैलरी और यू हैव टू अर्न बिजनेस, आपको दोनों में से एक कमाना पड़ेगा। लिमिट सी इज लॉर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स, सुकूक्स, और द कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द पर्सन। प्रीमियम और कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा हिस्सा लाख रख लो, अगर मैं बीमार हुआ, कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रीमियम। तो इसका नाम कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, प्रीमियम भी है। अक्सर इसका नाम इंश्योरेंस प्रीमियम ही रखा जाता है। ओके, वेयर आ टैक्स क्रेडिट, इसके लिए एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल 5, वो निकालें। फोर के आगे पेज, कौन सा पेज था यासिर वाला? पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे जरा आए। और पेज नंबर 9 पे आकर पढ़ते हैं यासिर वाला सवाल जरा दोबारा, जो हमने पिछली क्लास में किया था। मिस्टर यासिर हैज डिस्क्लोज्ड अ टोटल इनकम ऑफ 2.2 मिलियन फॉर टैक्स ईयर 2013। इसमें 2013 एग्जाम्पल 4 पढ़ रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 4 यासिर वाली, कल वाली दोबारा पढ़ रहा हूं। मिस्टर यासिर has disclosed a total income of 2.2 million for zakat. He further disclosed the following: he purchased shares of a new company Pakistan for 90,000. These were purchased on 13 जुलाई 12। ये नई कंपनी के शेयर कब खरीदे? 13 जुलाई 12। 13 जुलाई 12 2013 में गिरता है, क्योंकि आपको पता है 1 जुलाई 12 को अगला साल शुरू हो जाता है। तो अभी 13 दिन ही गुजरे थे, कंपनी के शेयर खरीद लिए। क्या नई कंपनी के शेयर हमारे साल खरीदे? अच्छा, इस वक्त कंपनी खड़े होकर इससे एक ओथ लेती है, या गवर्नमेंट खड़े होकर इससे एक ओथ लेती है, एक वादा लेती है, 13 जुलाई 12 को तुमने शेयर खरीदे हैं, इस बात का यासिर वादा करो कि तुम मर जाओगे, 2 साल तक शेयर नहीं बेचोगे। यासिर कहता है बात पक्की, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं 2 साल तक शेयर खरीदूंगा, मैं बेचूंगा, मैं नहीं 2 साल तक शेयर बेचूंगा, बस खत्म होगी बात। गवर्नमेंट कहती है पक्की बात? कहते हैं हाँ पक्की बात, मैं नहीं बेचूंगा शेयर। अगले सफे पे आए, गवर्नमेंट कहती है चल भाई सच्चा ही बंदा होगा ये, तो गवर्नमेंट ने करके दी इसे वर्किंग नंबर 2 और उसमें टैक्स माफ कराया 8,234। देख लें सोल्यूशन में बेशक। मैं एग्जांपल 5 में जो जा रहा है रिस्क ले रहा है, मैं एग्जांपल 4 के सोल्यूशन में हूं, मैं एग्जांपल 4 के सोल्यूशन में हूं।
जी 8234 के ऊपर लिखा हुआ है 4574, तो ये वाला 8234 इस पे आ जाए, इस पे उंगली रखें। आप बताएं 8234 का बेनिफिट ले लिया इसने? बेनिफिट ले लिया कैसे? 172 जमा कराने जा रहा था, कम करते 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 8.2 भी माइनस हुआ और जो टोटल जमा करा के आया 152। इसने किस साल गवर्नमेंट को वादा करके बेनिफिट ले लिया कि मैं शेयर नहीं बेचूंगा, मुझे टैक्स माफ कर दो? ओके, तो 8234 के आगे आपने लिखा बेनिफिट अवेल्ड, बेनिफिट ले चुका है, तोहफा मिल गया, लेकिन एक शर्त के साथ मिला है। शर्त यह है कि आप 2 साल तक शेयर बेच नहीं सकते। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 जी। ऑरेंज शर्ट नोट्स आपके ओके, फिर उधर क्यों देख रहे हैं? एग्जाम्पल 5, कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन को जारी रखते हुए, यासिर हैज डिस्क्लोज्ड अ टैक्सेबल इनकम ऑफ 2.2 मिलियन फॉर 2014। चलो इसको तो पहले कर लेना, ही ऑल्सो को छोड़ें। ही ऑल्सो पिछली क्लास में 13 का सवाल किया था, इस क्लास में हम 14 का सवाल करेंगे। आसान है, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्सेबल इनकम बोलें, जाएं जी चैप्टर 4 पेज 4, टैक्स। बंदा एक कॉपी करा के सफा रख लेता है और हर क्लास में शुरू होने से पहले टेबल पे टेबल रख लेता है जी। 70,000 साथ वाले को ना दिखाएं, उसने कभी नहीं चैप्टर 4 निकालना। फिर 15% ऑफ 1 मिलियन जी बोले। नहीं 1 मिलियन तो नहीं होगा, अच्छा यही है, अच्छा ठीक है जी, बोले 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 220,000। इसका टैक्स कितना बना जी 2014 का? 220,000। ये 2014 की इनकम है इसकी। ओके नेक्स्ट, ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, हमारा दिल धक धक करने लग गया, पता नहीं क्या बताने लगे मैं। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट ही हैज अ किड, नहीं उसके बच्चे हैं, ये नहीं। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द शेयर्स। ओए तुझे मना किया था, शर्म नहीं आती, शेयर बेच दिए। क्या करूं जी, मजबूरी बन गई थी, अब मैं क्या करूं, मैंने तो बेचने ही थे। वैसे मैंने पहले ही सोचा हुआ था बेच दूंगा, मैंने बताया ही नहीं था। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द शेयर्स, कहते हैं मैंने शेयर बेच दिए इन 2013 और 13 जून 2014। हम परेशान हो गए, हमने कहा यासिर क्या हुआ? यासिर को सांस, कहते शेयर बेच आया हूँ। यासिर मना किया सी, वेखी जाएगी की होएगा दादा, मार देंगे मैनू, मार देन। यासिर जज्बाती हो गया, शेयर बेचे हैं, कुछ नहीं। ओके पिछले सफे पे आए, डेट ऑफ परचेज पढ़े 13 जुलाई 12, 13 जुलाई 12, 13 जुलाई 13, 13 जुलाई 14। 13 जुलाई 14 को जो है वो 2 साल खत्म होंगे। आगे 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 जरा गिने, 2 साल 24 महीने बनते हैं। ये 23वें महीने का एंड पे इसने बेच दिए हैं, तो इसने 23वें महीने ही बेच दिए हैं। तो 13 जून 2014 को अंडरलाइन करें और लिखें। ओ पहला वाला वो बड़ा डालिए कि दूसरे वाले वो छोटे। ओ आगे लिखें, मना किया था ना। और लिख, कुछ नहीं होता, घर में किसने ये नोट्स पढ़ लेने, पढ़ भी लिए कुछ नहीं कहेंगे। ओ मना किया था ना। आगे लिखें, अब सजा बनती है, इसी तरह लिखिएगा, अब सजा बनती है। मैं देखने आ रहा था तूने मना कैसे लिखे, अलिफ डाला है, मुझे पहले ही शक हो रहा था, मुझे दूर से ही नजर आ रहा था। ए लेवल्स किया हुआ है, ए लेवल्स किया हुआ है, तो पक्की बात हो या FSC? ए लेवल्स किया है, चलो फिर खैर है। अच्छा तो लास्ट टाइम उर्दू किस क्लास में लिखी थी? 8th में। अच्छा जी आप बता दें जी, इसको सजा मिलनी है। When these were acquired, a credit of 823 was allowed in 13। जब ये मिले, ये तो 8234 ना पिछले सवाल से फिगर है, ये पेपर में आपको दी होगी। तो जब ये खरीदे गए थे कितना टैक्स माफ हुआ था? 8234। बताएं जी इसको सजा कैसे दें? पिछले साल माइनस हो गया हुआ टैक्स में से, अब इसको सजा कैसे दें? इस साल क्या कर दें? लेस टैक्स क्रेडिट अलाउड? नो,
अब वो यासिर है परेशान, यासिर ये देख, ये देख, ये देख यासिर, ये देख। अब आपने यासिर को देखते रहना है, यासिर ये देख, ये देख यासिर, इसको पकड़ के रखो, इधर ना आए जी, बोले 82 यासिर का लेटर पकड़, 228234। अब 2,20,000 देने जा रहा था और 2,28,234 दे के आएगा। जी भाई, आप ग्लासेस वाले भाई 4th रो में आए, टाइम पे आया करें। जी आपने 1st रो में जंप करके आना है तो आ सकते हैं। ओके, कम बैक जिथे दी, कम बैक, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, सेक्शन 62, इसमें अदर कंसिडरेशन, ये सारे टेबल सिलेबस का पार्ट हैं, ये आपने याद करने हैं। Where a tax credit has been allowed for shares purchased, आगे लिखें in 2013, and the Yasir has made the disposal of the shares within 24 महीने of the date of acquisition, खरीदने के 24 महीने के अंदर बेच दे। पकड़ लो यासिर को, ले आओ यासिर को। क्या करने लगे हैं यासिर के साथ? इसको सजा देने लगे हैं। जी जी पकड़े इसको। यासिर खड़े हो, जो सजा तो मिले। क्या क्या सजा मिलेगी? द टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इन विच द शेयर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। यहां हमने लिखा 14। देखें इधर, द टैक्स फॉर द टैक्स ईयर इन विच द शेयर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ शैल बी इंक्रीज। खुदा के लिए ना बढ़ाना, मैं नहीं इतना। चुप चुप कराओ इसे। चलो टेप लगाओ इसके मुंह पे। शैल बी इंक्रीज, बढ़ा दिया जाएगा। मत बोलो, मना किया था ना। शैल बी इंक्रीज्ड बाय द क्रेडिट, आगे लिखे ऑलरेडी अलाउड, बाय द क्रेडिट ऑलरेडी अलाउड, जो पहले कहीं दिया जा चुका है वो डिसअलाउ हो जाएगा। इट इज हाउ यू विल टेक बैक द गिफ्ट फ्रॉम यासिर। तोहफा दिया गवर्नमेंट ने 13 में और 14 में गवर्नमेंट ने तोहफा छीन लिया, क्योंकि यासिर इस काबिल नहीं था कि इसको तोहफा दिया जाता। ओके, फर्दर आगे आ जाए। फर्दर वेयर अच्छा, एक और बंदा आया, उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराया। गवर्नमेंट ने कहा पक्की बात है, कराते रहोगे ना, 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 कराते रहोगे ना। कहते हैं हाँ कराता रहूंगा, कराता रहूंगा, कराता रहूंगा। वो भी अच्छा कराता रहूंगा, कराता पक्की बात, कराते रहोगे? हाँ कराता रहूंगा, कराता रहूंगा, कराता रहूंगा। ओके चलो ठीक है भाई, इसे लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स माफ कर दो। लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरे साल के एंड पे तुम आ जाओ कि ये मेरा 2 लाख मुझे वापस करें, मैं पॉलिसी वापस ले रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं कोई नहीं, मैंने अभी नहीं मरना, मुझे वापस करो। फिर अब आपको सजा मिलेगी वही वाली। फर्दर वेयर अ टैक्स क्रेडिट हैज बीन अलाउड फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी इज सरेंडर्ड, कैंसल्ड, सरेंडर का मतलब, एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी इज कैंसल्ड विद इन 2 years ऑफ इट्स एक्विजिशन। जिस साल आपने कराई इंश्योरेंस उसके 2 साल के अंदर अंदर कैंसिल करा ली। पकड़ लो भाई इसको। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम उमर है। ले आओ भाई इसको, जंजीरों से बांधो। उमर सजा सुनो। द टैक्स क्रेडिट अलाउड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड। जो हमने तुम्हें टैक्स माफ किया था ना, वो गलती से कर दिया था।
and the commissioner shall recalculate the tax payable by the taxpayer for the relevant, जिस टैक्स ईयर में उसने जुर्म किया उसका टैक्स रिकैलकुलेट करेगा। ओके भाई, रिकैलकुलेट किसी अगले साल सजा नहीं दी जाएगी, जिस साल इसने टैक्स माफ करा लिया था ना उस साल का जाके रिवर्स कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट कहेगी ये पैसे अब हमें जमा करवा दो, तो वो पैसे इसे उसी वक्त गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेंगे, जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये न्यूमेरिकली आपसे नहीं पूछेगा। The commissioner shall recalculate the tax payable by the taxpayer for the, किसी अगले साल जाके ऐड करेंगे या अभी बैठ के उस साल की कैलकुलेशन रिवाइज करेंगे? अभी बैठ के उस साल की, जब उस साल की कैलकुलेशन रिवाइज करेंगे तो नेगेटिव को इग्नोर करेंगे या नेगेटिव वाले को माइनस करेंगे? वो जो 8234 माइनस हुआ था उसको माइनस करेंगे या माइनस किए बगैर कैलकुलेशन करेंगे? समझ लें कैसे होगी, इधर अगले सफे पे आए। फर्ज करें 8234 है यही वाला, पेज 78, सॉरी वो मादरत मेरे पास दूसरे नोट्स हैं, पेज 10, पेज 10। मुझे बताएं एग्जाम्पल 5 का वेट करेंगे या सॉल्यूशन खोल के रखें ना, एग्जाम्पल 4 का, पेज 9 के ऊपर एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन है, मादरत पेज 9, एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन खोल के रखें। एग्जाम्पल 5 यानी 14 के आने का वेट करेंगे या 13 में ही 8234 अगर माइनस हो गया तो उसी को काट देंगे, उसी को काट देंगे, 8234 को काटेंगे, जब काटेंगे तो ऑटोमेटिकली 152 बढ़ के तकरीबन 160 के करीब पहुंच जाएगा। तो इसे कहते हैं उसी साल का टैक्स क्या करना, रिकम्प्यूट करना। कमिश्नर शैल रिकम्प्यूट द टैक्स पेएबल बाय द टैक्स पेयर फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर। जिस साल उसने ये माइनस किया था उस साल का टैक्स दोबारा निकलेगा आपका। उधर 24 महीने का लफ्ज़ है, इधर 2 साल का लफ्ज़ है, सेम बात है, लेकिन 24 और 2 जिस तरह लिखा हुआ है लॉ में आपने उसी तरह लिख के आना है। ओके अगले सफे पे आए। आई थिंक इसमें मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस की मिसाल दे दी थी, उस दिल की बीमारी हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस की मिसाल दे दी थी। लाइफ इंश्योरेंस ये होता कि ये इस साल मर जाता और 14 लाख रुपए इसके घर वालों को देते। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होगा, ऐसी इसने इंश्योरेंस करा ली, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, 1 लाख रुपए जमा कराया, फिर अगले साल 1 लाख रुपए जमा कराया, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, फिर अगले साल 1 रुपया जमा कराया, कहीं हो ही ना जाए, इस साल हो गया। अब इसके ऊपर 7-8 लाख रुपया खर्चा आया इसके इलाज के ऊपर, वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। अब हमें 7-8 लाख से कंसर्न नहीं, हमें स्टिल किससे कंसर्न है, 1 लाख से। हर साल जो जमा करा रहा होगा उस पे से टैक्स माफ हो जाएगा। कौन सी? नहीं, वो तो आप फिर अगले एक्सीडेंट की तैयारी, फिर दोबारा लाख इधर अल्लाह माफ कर। ओके, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। अ रेजिडेंट पर्सन, ये नहीं कि चीन मून पाकिस्तान में आके कहे कि मुझे भी ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला टैक्स माफ करो, ये चीन मून के लिए नहीं है। अ रेजिडेंट पर्सन, अ रेजिडेंट, लेकिन चीन मून के लिए भी हो सकता है, अगर 200 डेज रुक जाए, 210 डेज रुक जाए, 220 डेज, तो वो तो रेजिडेंट बन जाएगा चीन मून। A resident person other than a company shall be entitled to a tax credit for a tax year for the sehat ki insurance or contribution paid to any insurance company registered by CCP if the person is deriving income from salary or business. Formula is A over B into SA, and SA is lower of the total contribution or premium paid in the, या 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 150। इसका न्यूमेरिकल हमने नहीं किया था, बट आपको पता है इसका भी न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ सी की लिमिट्स डिफरेंट है। इसके अलावा बाकी के सेक्शंस का हमने न्यूमेरिकल किया था। ओके, सेक्शन 63, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। अच्छा भाई, पिछली सारी बातें तो आपको समझ आ रही थी, ये अप्रूव्ड पेंशन फंड क्या होता है? पिछली सारी बातें आपने जिंदगी में कभी ना कभी सुनी हुई थी, चैरिटी दे देना, शेयर खरीद लेना, लाइफ इंश्योरेंस करा लेना, हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना, ये क्या होता है अप्रूव्ड पेंशन फंड? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, क्या चीज? नहीं मैं बताता हूँ इसका सिंपल सा जवाब है, नहीं आपको बोलने का आके मैं ऐसी बात। अच्छा, अब अच्छे बच्चों, आप इसका सिंपल सा जवाब है कि एक साहब हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं, पेप्सी में नौकरी कर रहे हैं। अब इसने पेप्सी वालों से पूछा कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे पेंशन दोगे?
पेप्सी वालों ने कहा ये दरवाजा है, अभी जाना है तो जाओ। पेंशन हम नहीं देते होते, पेंशन प्राइवेट इदारों में नहीं मिलती। अब इसको ये डर पैदा हो गया कि यार मैं रिटायर हो जाऊंगा। उन्हें बच्चों की तरफ नजर मारी, तरबियत की नहीं हुई थी, परेशान हो गया यार, इन्होंने भी लिफ्ट नहीं करानी। तो अब बेचारा परेशान हो रहा है, यार मैं क्या करूंगा। तो इसके दिल में ख्याल आया कि यार अपनी फिक्र ना आप ही करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए एक स्कीम बनाई हुई है, जो स्कीम बनी थी 2005 में। स्कीम का नाम था वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम। उसमें फिर गवर्नमेंट थोड़ी बहुत ही हेल्प आपकी कर देती है, लेकिन असल आपको ही करनी पड़ती है। अब आप हर महीने अपनी तनख्वाह में से खुद जाके जमा कराते हैं, एम्प्लॉयर नहीं काटता। अब अपनी तनख्वाह जो मिलती है लाख रुपया, उसमें से 10-15 हज़ार रुपये जाके जमा करवा देते हैं गवर्नमेंट के इदारे में। हर महीने इकट्ठे होते होते जब आप 60 साल के होते हैं, गवर्नमेंट के पास आपका अच्छा खासा पैसा पड़ा होता है। तो वही गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ, जब आप 60 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं और रिटायर हो जाते हैं, तो 60 साल के बाद गवर्नमेंट आपको थोड़े थोड़े करके पैसे पेंशन के फॉर्म में हर महीने देना शुरू कर देती है। अब हमें इससे कंसर्न नहीं कि ये 60 साल के बाद इसे मिलेंगे कितने। इस चैप्टर की थीम क्या है, आपने क्या जमा कराया। तो फर्ज करें इसने 2015 में लाख जमा कराया, फिर लाख जमा कराया अपने फ्यूचर के लिए, 2017 में फिर लाख जमा कराया, फिर लाख जमा कराया। तो जितने जितने हर साल जाके जमा करा रहा होगा उतने पे मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट आप देखें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस जैसे तकरीबन। लाइफ इंश्योरेंस में ये होगा कि उसके मरने के बाद उसको जो है वो पैसे उसके वर्सा को मिलेंगे। इसमें यह है कि मरने से पहले ही उसे मिल जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है कि पैसे इकट्ठे मिलते हैं, इसमें आपको हर महीने थोड़े थोड़े करके मिलेंगे। कॉन्सेप्ट तकरीबन इंश्योरेंस जैसा ही है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपना हिस्सा जमा करा रहा है, किसमें, अप्रूव्ड पेंशन फंड में। एन एलिजिबल पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस, ये बेनिफिट भी सिर्फ 2 लोगों को है, जागने, अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस shall be allowed a tax credit for premium paid in approved pension fund under the approved pension basket। फंड का मतलब पूरी किताब में होगा बास्केट, एक बास्केट आपके लिए रख ली जाएगी, इसमें आपके लिए पैसे जमा होंगे। इन अप्रूव्ड पेंशन बास्केट अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। एलिजिबल पर्सन कौन है जी, जिसको ये बेनिफिट मिलेगा। एलिजिबल पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, सिर्फ ये सेक्शन इंडिविजुअल, एओपी के भी नहीं, एओपी के भी नहीं मिलेगा। मीन्स एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी हु होल्ड्स अ वैलिड नेशनल टैक्स नंबर और कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, या अगर बाहर आता जाता रहता है, और NICs फॉर ओवरसीज पाकिस्तान इशूड बाय नादरा बाजी। तो नादरा के इदारे से आपको प्रॉपर NIC मिला हो तो फिर आपको ये टैक्स माफ होगा। ये टैक्स माफ कैसे होगा, C is lower of premium paid by the person in the year and 20% of taxable income of the year for the, और नीचे आए एग्जाम्पल 6 करते हैं। आई डोंट नो कि ये एग्जाम्पल ICAP ने अभी तक ये जो मैंने पढ़वाना है आपको, ये ICAP ने अपनी किताब से फिलहाल क्यों नहीं डिलीट किया, बिकॉज ये लॉ का हिस्सा है। लेकिन ये बेनिफिट अब अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको भी बेनिफिट पढ़ाने लगा हूँ। ये बेनिफिट सिर्फ अवेलेबल था 2019 तक, 2019 के बाद वालों को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो पेपर में ज़्यादा चांस है कि हमारा सवाल आएगा 2020 का, तो फिर हम ये वाला टैक्स ऐसे कैलकुलेट, टैक्स क्रेडिट माफ़ नहीं करेंगे। ये बेनिफिट है बूढ़े लोगों को। बूढ़े की डेफिनेशन है 40 साल। अगर 40 साल से ऊपर का बंदा, अगर 40 साल से ऊपर का बंदा इस टैक्स क्रेडिट को लेना चाहता है, तो जरा आए उस पेज पे वापस। नॉर्मल रेट कितना है बी में, सी इज लोअर ऑफ में 20% है, 20% पे उंगली रखें। अगर 40 साल है तो 20% ही लगेगा। अगर 41 इयर्स है तो 20% की जगह वही जो पहली लाइन में 20 लिखा हुआ है बी में, 40 साल है तो 20% लगेगा, लिखने की जरूरत नहीं कुछ। 41 साल है तो ये 20% 22 हो जाएगा,
बेनिफिट मिलेगा। अगर 42 साल है तो ये 20%, 2% और बढ़ेगा, 24 हो जाएगा। और अगर 43 साल है तो ये 20%, 2% और बढ़ेगा। और अब अगर एक बंदा 90 साल का आ गया, वो लॉ में करने का ये तो मसला हो जाएगा, ये तो 100 से भी ऊपर पड़ जाना है, इसको रोको जरा। तो इसको एड्रेस करने के लिए एक और लिमिट इंट्रोड्यूस हुई। वो लिमिट फिक्स है, वो है पिछले साल की टैक्सेबल इनकम का 30%। वो एक फिक्स लिमिट है, पिछले साल के टैक्सेबल इनकम का 30%। अब ये बात ज़बानी कलामी छोड़ें, सवाल से समझ आएगी। सवाल करते हैं। Mr. Anza has disclosed a taxable income of 1.8 million for tax year 2017. चलें जी भाई, टैक्सेबल इनकम बोलें। 1.8 मिलियन। जी, चैप्टर 4 पेज 4। चलें छोड़े बने, आज सोल्यूशन से ही देख लेते हैं, कोई डर नहीं मारे, आज सोल्यूशन से देख लेते हैं। टैक्स 70,000, अब बड़ी जल्दी बता रहे हैं आज तो। 70,000 प्लस 15% ऑफ 6 लाख, कितना आ गया? 160,000। ओके, लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63। बिल्कुल कल वाले पैटर्न पे रहेंगे, पैटर्न चेंज नहीं करेंगे हम, वर्किंग में चले जाते हैं, बिल्कुल कल वाले पैटर्न पे रहेंगे। किधर जा रहे हैं, बस इधर ही देखते हैं। वर्किंग वन, क्या फॉर्मूला का लिखा था टैक्स क्रेडिट का? A over B into C, where A is the tax and B is the taxable income. What is tax? What is taxable income? और अगर इस साहब की उम्र ना दी होती, जैसे कि कल वाले सवाल में यासिर की उम्र नहीं दी हुई थी, अगर इस वाले सवाल में उसकी उम्र ना दी होती तो C is lower off. He also informed you that he joined the pension fund at the age of 43 years. मैं assume कर रहा हूं उम्र नहीं दी हुई, by paying 490। आगे ना बढ़े तो फिर C is lower off होता है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम इज, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से किया है ये तब मैं करूंगा जब उसकी उम्र ना दी हो या 40 साल से कम हो। अगर 40 साल या उससे कम है उसकी उम्र तो भी इसी तरह सॉल्व होगा, और अगर जो है वो उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो कैसे सॉल्व होगा वो जरा देखिएगा। अब मैं रेड मार्कर यूज करने लगा हूं। अगर इसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो हम एक सवाल पूछेंगे, भाई 40 साल से कितनी ज्यादा है? कहेगा 3 साल ज्यादा है। हम कहेंगे हर 1 साल के बदले तुम्हें 2% हम देंगे। तो 1 2 3, 3 साल ज्यादा, इसकी 3 ज़रब 2%। तो रेड मार्कर से चेंज कर दिया बिकॉज इसकी उम्र अवेलेबल थी। आप सवाल कर रहे थे, साथ वाले ने को नहीं मारी, आपने कहा क्या हुआ? उसने कहा उम्र दी हुई है। ओ, आपने फौरन 20 को काटा और 20 को काट के क्या कर दिया? 26%। लेकिन अगर इस शहजादे की उम्र, सॉरी बड़े हैं हमारे से, लेकिन अगर इनकी उम्र होती 60 साल 70 साल तो ये 26 पता नहीं कहां पढ़ना था, कहां पहुंचना था। अब लॉ में कहने का ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर ऐसा करते हैं इसके ऊपर कोई चेक रखते हैं। तो इसलिए एक और लिमिट इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन ये भी सिर्फ तब करनी पड़ेगी जिस वक्त उम्र गिवन हो। अगर उम्र गिवन ना हो तो ये तीसरी वाली लाइन डालनी नहीं। और कल तो हमने डाली नहीं थी, कल तो हमने तीसरी वाली लाइन डाली नहीं थी। तीसरी वाली लाइन कब डालनी है? जब एज गिवन हो। जब एज गिवन हो दूसरी वाली लाइन भी चेंज करनी है और तीसरी वाली लाइन एडिशनल डालनी है, वरना तीसरी वाली लाइन कभी भी नहीं डालनी। वो क्या है? दैट इज 30%। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर नहीं,
30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। ये पता नहीं इसने क्यों प्रीवियस ईयर लिखा है। बहरहाल पिछले साल की इनकम बताएं इसकी कितनी है? 9 लाख गिवन है सवाल में, ये एक्स्ट्रा चीज गिवन होगी। कितनी? 9 लाख। इट्स ओवर नाउ। ये रेड मार्कर से जो मैंने चेंजेस की हैं उम्र गिवन होने की वजह से की हैं। अगर इसकी उम्र 25 साल होती या गिवन ना होती तो बस 490 करते और यहां भी 20% करते। तीसरी लाइन तो कभी भी नहीं आनी, वो तो सिर्फ कब आनी है जब उम्र 40 साल से ज्यादा हो। ना सिर्फ तीसरी लाइन आएगी बल्कि दूसरी लाइन की परसेंटेज भी बदलेगी। ये तो 490 आ गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही लिख दिया जी। 18 लाख इंटू 26%, 9 लाख इंटू 30%, 2,70,000। अब बोलेंगे तीनों में से लोअर क्या है? 2,70,000। जी कैलकुलेटर पकड़े हैं ना आपने? ओके जी, क्या आ गया जवाब? 24,000। तो इसे 24,000 टैक्स माफ होगा। जी चलें जी, करें नोट। देख के नोट करेंगे या सवाल पढ़ के जुबानी सॉल्व करेंगे? ठीक है। जल्दी
Okay, come back. नींद पूरी करके आया करें. Section 63. However, if he joins the pension fund at the age of 41 years or above, he shall be allowed additional contribution of 2% per annum for each year of age exceeding up to 30 जून. इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे साल ये बेनिफिट नहीं है, अब ये बेनिफिट खत्म हो चुके हैं. ये बेनिफिट सिर्फ 19 तक था. अब अगर पेपर में रिक्वायरमेंट में 19 से पिछला कोई साल लिखा हुआ फिर तो आप ये बेनिफिट दे दीजिएगा. लेकिन अगर पेपर के अंदर जो है वो वाज़े तौर पे लिखा हुआ टैक्स ईयर 20, तो आप नोट दे दीजिएगा ये मैंने ये बेनिफिट कैलकुलेट नहीं किया बिकॉज ये बेनिफिट 19 तक था. लेकिन वो फिर भी रहेगा. अगर उम्र दी हो तो 490 और 20% ऑफ 1.8 फिर भी करना है. ये खत्म, पूरा बेनिफिट खत्म नहीं हुआ, पूरे सेक्शन का बेनिफिट खत्म नहीं हुआ. बेनिफिट क्या खत्म हुआ है? वो जो बड़ी उम्र वालों को बेनिफिट था वो सिर्फ खत्म हुआ है. कब खत्म हो चुका है? 30 जून 19 को. और अभी तो हम अक्टूबर में बैठे हैं, 4-5 महीने हो गए, ये बेनिफिट खत्म हो चुका है. आई होप बात समझ आ गई होगी. अगर टैक्स ईयर 2020 का न्यूमेरिकल आया तो आप इस तरह सॉल्व ना कीजिएगा. आप सॉल्व किस तरह कीजिएगा? 490 और 20% ऑफ 18 लाख. और नोट दे दीजिएगा दिस बेनिफिट वाज ओनली अवेलेबल टिल 30 जून 2019 एंड नाउ इन 2020 इट विल नॉट बी गिवन. मेरे ख्याल से पेपर में ये नोट ही देना पड़ेगा. और अगर वाज़े तौर पे लिखा हुआ 2018 या 19 का न्यूमेरिकल है फिर आप इसको कैलकुलेट इस तरह कर दीजिएगा. हाँ, उसको फिर हर साल मिलता रहेगा उसी तरह, लेकिन 19 तक मिलेगा बस. हाँ, तो 1-2% बढ़ता रहेगा उसके, लेकिन ये 19 तक, उसके बाद नहीं. दोबारा पढ़ें. However, if he joins the pension fund at the age of 41 years or above, he shall be allowed additional contribution of 2% per annum for each year of age exceeding 40 years. However, total shall not exceed 30% of taxable income of previous year. वो lower off का लफ्ज़ उसने नहीं लिखा, लेकिन मतलब उसके कहने का यही है. तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर. इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता. टेस्ट आज का जरूर देने आपने. ओके, अदर कॉन्सिडरेशंस. जब ये बेनिफिट आया तो लोगों ने क्या किया? ये स्कीम किस वक्त आई है? जरा देख के बताएं, ये स्कीम कब आई है? 2005 में. जब ये 2005 में स्कीम आई तो लोगों ने कहा भाई ये स्कीम तो बड़ी अच्छी है, तो ऐसा करते हैं हम भी स्कीम का बेनिफिट लेते हैं, तो ताकि हमें भी टैक्स माफ हो. तो गवर्नमेंट ने कहा अगर पैसे लेने फिर घर से लाओ. तो लोगों ने क्या किया? लोगों घर से पैसे नहीं लाए. 2005 से पुरानी कोई स्कीमें थी, 2000 की, 1995 की, उन स्कीमों से पैसे उठा के इस स्कीम में डाल दिए. मिसाल के तौर पर कोई नया बैंक खोले तो गवर्नमेंट कहते हैं जो इसमें पैसे जमा कराएगी हम उसे टैक्स माफ करेंगे. तो अब लोग क्या करें? लोग जो पैसे जमा कराएं वहां दूसरे बैंकों से निकलवा के अपने वहां जमा करवा दें. फिर गवर्नमेंट कहती है मैं टैक्स माफ नहीं करूंगी, मैं चाहती हूं फ्रेश पैसा आए. तो अगर जो बंदा पुरानी स्कीम से पैसे निकाल के इस नई स्कीम में पैसे डालता है और फिर कहता है मुझे टैक्स माफ हो, तो उसको सिरे से ही टैक्स माफ नहीं होगा. द ट्रांसफर बाय द मेंबर्स ऑफ ओल्ड स्कीम्स. ये लेटेस्ट स्कीम कब आई है? 2005 में. द ट्रांसफर बाय द मेंबर्स ऑफ देयर टू द न्यू पेंशन अकाउंट shall not qualify for tax credit. इस पे आपको टैक्स माफ नहीं होगा, इस पे आपको टैक्स माफ नहीं होगा. shall not qualify for tax credit.
ओके, एक दो मिनट साथ वाले से बातें कर लें, फिर आगे चलते हैं। ये सेक्शन दोबारा पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट जी। ये 2% के एडिशन की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी है जो आप एडिशन करते रहें। ये लिमिट ऊपर आके एक चेक लगा देगी, ये अमाउंट जितनी मर्जी बढ़ जाए, ये अमाउंट आमतौर पे फिर कम आया करेगी। जितनी मर्जी उम्र हो 2% का एडिशन होता रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली अब 30 जून 2019 के बाद नहीं होगा। अब तो ये बेनिफिट खत्म हो चुका। 64C, टैक्स क्रेडिट टू पर्सन्स एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा, जो बंदे उन लोगों को नौकरियां दें जिन लोगों के हाथ में ताज़ा ताज़ा डिग्रियां आई हैं, खस्ता फ्रेश ताज़ा ताज़ा डिग्रियां आई हैं, उनको टैक्स माफ होगा। अब ताज़ा डिग्री का मतलब क्या है? ताज़ा डिग्री का मतलब है 1 जुलाई 17 के बाद मिली हो, बस। ताज़ा डिग्री का मतलब कहीं लिखा हुआ है, यहीं कहीं है, ढूंढ लें। फ्रेश का मतलब ताज़ा लिखा हुआ है। ताज़ा क्या मतलब? कल से जो नान बना हुआ है? नहीं, ताज़े का मतलब 1 जुलाई 17। तो 1 जुलाई 17 के बाद जिस बंदे को डिग्री मिली है, उसकी डिग्री को कहा जाएगा ताज़ा। अगर ताज़ा डिग्री वाले को आपने नौकरी दी तो गवर्नमेंट आपसे खुश होगी। यानी इसका मतलब ये है कि आप 64C इस साल ऐड हुआ है। 64C की वजह से अगर जो है कोई बंदा कहीं पे नौकरी लेने जाएगा और उसके पास जो है वो 28 जून 2017 की डिग्री हुई और दूसरे के पास 2 जुलाई 17 की डिग्री हुई, तो गवर्नमेंट के इस पॉइंट की वजह से 2 जुलाई 17 वाले को कंपनी वाले नौकरी देंगे। चलें जी, पढ़ें। वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेज इसके शेयर किए हैं, हमें इससे मकसूद नहीं। हमें अभी पता नहीं कब मिलनी है, इंशाल्लाह 3.5-4 साल रह गए होंगे आपके। अ पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स, एक बंदा जो फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स को करेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आर्टिकल कम हो जाएंगे आपके ज़माने में। अ पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स फ्रॉम, और आप इंशाल्लाह आर्टिकल में ही पास कर लेंगे। अ पर्सन नहीं, हंसे मत, आपको तो आमीन कहनी चाहिए। अ पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ये नहीं कि अपने घर से सर्टिफिकेट लेके आए, अब्बू ने सर्टिफिकेट दिया तू ग्रेजुएट है। फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन shall be entitled to a tax credit for annual salary paid to the graduates, जो सैलरी दे रहे हैं ग्रेजुएट्स को, for a tax year in which such graduates are employed. Freshly qualified graduate means a person who has graduated after 1 July 17 from any institute or idara recognized by HEC. Okay. फॉर्मूला क्या है इधर? A over B into C, where C is the law of annual salary paid to freshly qualified graduates in the year and 5% of person's taxable income for the year. Okay. So bill out for the salary paid to the number of freshly qualified.
ओके, सवाल बनाएं, थोड़ा सा सवाल लिखें इसके लिए। मिस्टर कामरान, has a business of manufacturing he employed five फ्रेश ग्रेजुएट्स लिख लें, एल वाई को काट दे। ही एम्प्लॉयड फ्रेशली क्वालिफाइड, हाँ ठीक है, ही एम्प्लॉयड 7 फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स। 7 5 कितने लिखवाए हैं? चलें 5 कर लें आप। अच्छा, 5 इसने ग्रेजुएट्स को नौकरी दी। हिज मंथली सैलरी इज 30,000 कर लें। 30,000 पे हर एक को सैलरी दे रहा है। अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम लिखें जी कि टैक्सेबल इनकम ऑफ कामरान इज रुपीज 3 मिलियन। माशाल्लाह 3 मिलियन रुपया इसने कमाया। चलें जी, मिनट हमारे टैक्स क्रेडिट निकाल लें। फॉर्मेट आपके सामने है ना, पहले टैक्सेबल इनकम आती है, फिर चैप्टर 4 पे जाएंगे। ये देखें, ये टैक्सेबल इनकम, ओ इधर देखें, टैक्सेबल इनकम, नीचे टैक्स, ए ओवर बी इंटू सी, इधर लाएं, ए ओवर बी इंटू सी इज लोअर ऑफ कटिंग, छेती कट इट लाइक एनीथिंग। जल्दी टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट बता दें कितने हैं, क्या है? जी कितने लोगों ने निकाल लिया है? हाथ खड़ा करें। गुड, इट वॉज वेरी सिंपल। ओके, बताएं जी, टैक्सेबल इनकम कितनी है? 3 मिलियन। बताएं जी इस पे क्या बनेगा? 2,50,000 प्लस 20% ऑफ जी 3,70,000। So wait, what is A? What is B? अच्छा, C is lower of बोल दें। हाँ बोलो, कितनी सैलरी? 25,000, 30,000, 30,000 पे हर महीने, मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने, मल्टीप्लाइड बाय 5 एम्प्लॉइज। ओके, 5 से मल्टीप्लाई भी करना था, 7 वाले को बताएं। मल्टीप्लाइड बाय 5 एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज हैं? 5 एम्प्लॉइज हैं जी। क्या आ गई?
1800। ये कितने लोगों ने सही निकाला था? नहीं 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 नहीं, कामरान बिजनेस इनकम कमा रहा है, वो तो नौकरी दे रहे हैं एम्प्लॉइज को। इनकी जब सैलरी इनकम हर एक की अलग अलग लगेगी तो उस पर सैलरी वाले रेट लगेंगे। काम देखें, हु विल एम्प्लॉय ग्रेजुएट्स? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। हु विल एम्प्लॉय ग्रेजुएट्स? बिजनेसमैन। तो कामरान इज ए बिजनेसमैन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरा कॉन्सेप्ट की लॉजिक समझे। ये जो बिजनेस के ओनर्स थे, ये लोग नौकरियां नहीं देते थे, किसको? फ्रेश ग्रेजुएट्स को। ये न्यूमेरिकली वैसे मेरे ख्याल से टेस्ट नहीं होगा आपसे, वजह ये है कि आमतौर पे कंपनीज नौकरियां देती हैं फ्रेशली एम्प्लॉय, तो कंपनीज का न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने तो ऐसे ही इंडिविजुअल की आपको मिसाल दे दी। तो ये याद रखिएगा, कामरान इज अ बिजनेसमैन। आपको पता नहीं कामरान का, उसका तो बिजनेस है। अच्छा जी, और बिजनेस का नेचर भी लिखवाई है शायद, मैन्युफैक्चरिंग। तो इट इज हिज, लिख देते, इट इज हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाँ, उसके एम्प्लॉय सैलरी कमा रहे हैं, वो बात ठीक है। अच्छा जी, और 5% ऑफ जी कितना आ गया? 150,000। ओ ये कहाँ बड़ी बड़ी लॉ मेकर ने बड़ी कंजूसी शो की है, बड़ी कंजूसी शो की है लॉ मेकर ने। ये लिमिट बहुत थोड़ी रखी है, 5% सिर्फ। 20-25% होती फिर भी शायद अच्छा होता, लेकिन आप बता दें दोनों में से लोअर क्या है? 18 लाख उन्हें तनख्वाहें रहा है, लेकिन टैक्स माफ सिर्फ किस पे होगा? 1.5 लाख पे। जी बोले जी। 185,000, सॉरी 185,000, 18,500। ओके, 18,500। 3,515,000। ओके 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 ओके, वेरी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। आगे अच्छा, इस सवाल में जरा एक चीज ऐड कर दें, टोटल एम्प्लॉयज आर 50। सवाल का हिस्सा बना दें, टोटल एम्प्लॉयज आर 50, टोटल एम्प्लॉयज आर 50। ऐड कर दी। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 50। अच्छा जरा बड़ा गौर से बात सुननी है, एक और चीज ना इस पे चेक के तौर पे लगानी है। मेरा नहीं ख्याल वैसे न्यूमेरिकली भी टेस्ट करेगा इस हाई लेवल पे। एक और चीज आपने न्यूमेरिकली टेस्ट करनी है कि ये जो एम्प्लॉयज हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, वो 15% एम्प्लॉयज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 15% से ज्यादा होंगे फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जरा कैलकुलेटर पकड़ें, 50 पे लगाएं 15%, 7.5 एम्प्लॉयज बने। खैर है, चुप कर, 7.5 एम्प्लॉयज बने। हमने 7.5 हमने 7.5 से कम रखे हुए हैं,
बस हम सेफ एंड पे हैं, हम सेफ एंड पे हैं। हमारे फ्रेशली एम्प्लॉय, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये भी कर सकती हैं, सारे ही फ्रेशली ग्रेजुएट लगा के अन्य अन्य टैक्स क्रेडिट लें, तो उनको रोकने के लिए हमने कहा टोटल एम्प्लॉयज के कितने परसेंट फ्रेश होने चाहिए, 15%, ज्यादा नहीं होने चाहिए। हमारे टोटल कितने हैं 50 पे 15% लगाएं 7.5 तक हम फ्रेश ले सकते हैं। हमने लिए ही कितने हुए हैं, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगला सवाल बनाएं, क्वेश्चन 2। एज्यूम टोटल एम्प्लॉयज आर ओनली 20। एज्यूम टोटल एम्प्लॉयज आर ओनली 20। अब बताएं आपका आंसर क्या होगा। ना 0 नहीं, एज्यूम टोटल एम्प्लॉयज आर ओनली 20। आप कैलकुलेटर पकड़ें, 20 इंटू 15%, 3 तक रख सकते थे, लेकिन हमने कितने रख लिए हैं। आंसर में चेंज क्या आएगी, 5 की जगह क्या लेंगे, 3। हालांकि नौकरी कितनों को दी है, 5 को, लेकिन लेंगे कितने, ये 3 मैंने कैसे निकाला है, 20 इंटू, आप बताएं मैक्सिमम कितने ग्रेजुएट्स रख कर उनको दे सकते थे डिस्काउंट, 3, लेकिन हमने कितने रख लिए। अब डिस्काउंट सिर्फ कितना पे मिलेगा। अच्छा वैसे सोल्यूशन पे कोई चेंज नहीं आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये फिगर फिर भी ज्यादा ही आएगी, तो ये लोअर आ जाएगी। वो तो चलें छोड़े परे, हमने तो कॉन्सेप्ट समझना था। तो आप बताएं सोल्यूशन में क्या चेंज आएगी, सिर्फ सर्कल लगा के इसको कर लें, 3 आ जाता। सोल्यूशन में क्या चेंज आती, लिख लें, बस नीचे लिख लें, 5 एम्प्लॉयज की जगह हम 3 लिखें। सोल्यूशन लिखें क्वेश्चन 2 का, 5 एम्प्लॉयज की जगह हम कितने लिखते, 3। और टोटल एम्प्लॉयज पेपर में अगर दिए ही ना हो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो खैर है, फिर तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें। अगर टोटल एम्प्लॉयज पेपर में दिए ही ना हो, लेकिन अगर टोटल एम्प्लॉयज दिए हुए हैं तो फिर 15% लगा के चेक करना पड़ेगा। समझ आई ये बात, नहीं समझ आई। अभी हमने क्यों टोटल का दे दिया था 5 पूरों का, क्योंकि 7.5 आ रहे थे, 7.5 से कम थे। लेकिन अब क्यों रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा 3 पे, क्योंकि कितने परसेंट फ्रेश की लिमिट है, 15%। तो अगर 15% से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो उनको रिस्ट्रिक्ट करके किस पे ले आया करेंगे, 15%। टेस्ट